तो हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, व्यस्त होंगे। तो कल हमने क्या किया था कि कल हमने पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या एक बेसिक डेफिनेशन के तौर पर अंतर क्या होता है उसको हमने देखा था कि क्या राज व्यवस्था क्या होता है और क्या आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसके बारे में हमने कल देखा था। अगर आपने वो नहीं देखा हुआ है तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए। तो अब यहाँ पर आइए, अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि आपने बहुमत के बारे में सुना होगा कि ये बहुमत पास हो गया, ये बहुमत से होना चाहिए। बहुमत का मतलब क्या होता है और बहुमत कितने प्रकार का होता है और बहुमत कहाँ कहाँ पर किस बहुमत की ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में सारा हम इसके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं, सारा अध्ययन करने वाले हैं और सारा आपके दिमाग में घुस जाएगा। आप चिंता मत करिए कि सारा का सारा यहाँ पर स्टडी हम करने वाले हैं कि बहुमत क्या होता है भैया, और बहुमत का प्रयोग कहाँ कहाँ पर कौन करता है, किस प्रकार से बहुमत का प्रयोग करते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला बहुमत होता है बाटा क्या है, जिसे हम सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं। अब सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, जो उपस्थित है और मतदान करने वाले सदस्यों के। जैसे कि मानकर चलिए, यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि लोकसभा में मानकर चलिए यहाँ पर कुल लोकसभा में संख्या कितनी है सदस्यों की, तो यहाँ पर 500, मान लीजिए 500, यहाँ पर 43 सदस्य हैं। उसमें से उपस्थित कितने हैं भैया? तो उपस्थित वहाँ पर 200 हैं। तो उपस्थित यहाँ पर भैया इसमें से 200 उपस्थित हो गए, और 200 में से मान लीजिए मतदान कितने ने किया, तो मतदान 180 लोगों ने किया यहाँ पर। तो मतदान 180 लोगों ने किया, तो यहाँ पर वही कहते हैं मतदान का उनका मतलब जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 180 में से हम देखेंगे यहाँ पर, मुझे मतलब नहीं है कि यहाँ पर तो मतलब है कि यहाँ पर लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी है, तो 543। उपस्थित उसमें से कितने हैं, कितने वहाँ पर आने बैठे हैं, उपस्थित कितने, प्रजेंट कितने हैं, तो यहाँ पर 200 भैया प्रजेंट हैं। उसके बाद अब मतदान भी तो हर को नहीं करता है ना। बहुत लोग मतदान नहीं करते हैं, बहुत लोग मतलब ऐसे ही बैठते रहते हैं कि चलो बैठते हैं, क्या मतलब मुंह उठाकर आ चुके हैं तो बैठ बैठ लेते हैं यहाँ पर, क्यों मतदान करना है यहाँ पर, क्यों ऐसी करेंगे। तो बहुत लोग होते हैं जो मतदान करते हैं, मतलब मतदान नहीं करते हैं, और बहुत लोग हैं कि नहीं नहीं मतदान करना चाहिए, मतदान करना चाहिए, मतदान करो, तो मतदान करते हैं। तो ये पूरा पूरा इसे हम साधारण बहुमत कह देते हैं। यहाँ पर जो आप ये दिखाई दे रहा है ना कि 180 और बटा 2, यहाँ पर 90 प्लस 1, यहाँ पर 91 आपका साधारण बहुमत से अगर कोई विधेयक पारित होना होता है, तो इस प्रकार से साधारण विधेयक लाकर अगर साधारण बहुमत इसी प्रकार से पारित होता है। तो ये आप समझ गए होंगे, इस प्रकार से होता है। आगे अब होता है, मान कर चलिए तो पूरा पूरा मान लीजिए दशमलव में चला जाए, तो हर कोई जानता है कि अगर 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 है तो हम पुरानी संख्या को ही लेते हैं। लेकिन अगर आपका 0.5 है, 0.6 है, 0.7 है, 0.8 है, तो ये हम पूरा का पूरा अगली संख्या ले लेते हैं। समझ में आ रहा है ना कि अगर 0.1 हो, 0.2 हो, 0.3 हो, 0.4 हो, इस प्रकार से अगर 4 तक है तो हम पुरानी संख्या को लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 0.5 आ जाए, 0.5, 0.6, 0.7, ये पूरा का पूरा ये दशमलव में तो आ सकता है उपस्थित और मैदान करने वाला। तो इस प्रकार देखो यहाँ पर दशमलव में आ चुका है। अगर यहाँ पर दशमलव में आया है तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई अगर इस प्रकार से आया तो दशमलव में थोड़े लोगे, तो देखेंगे कि 0.1 है कि 0.2 है कि 0.3 है कि 0.4 है। 0.4 तक है तो हम पुरानी संख्या लेंगे, और अगर 0.5 जो आया मान लीजिए, वहीं पर हम नई वाली संख्या, अगली वाली संख्या ले लेंगे। अब दूसरे टाइप के बहुमत को हम कहते हैं प्रभावी बहुमत। अब प्रभावी बहुमत का मतलब क्या होता है? प्रभावी बहुमत का मतलब क्या होता है? प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत। बहुत आसान है। अब यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर मान लीजिए लोकसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 543 है भैया, हर कोई जानता है, हम जानते हैं, बच्चे बच्चे जानते हैं, 543 यहाँ पर सदस्य संख्या है। उसमें से 7 रिक्तियाँ हो गई। मान कर चलिए 2 लोग यहाँ पर मर चुके हैं, मान लीजिए 2 लोगों ने त्याग पत्र दे दिया, और 2 लोगों का निर्वाचन ही रद्द हो गया, इलेक्शन ही रद्द हो गया, 3 लोगों का निर्वाचन ही रद्द हो गया, तो 3, 2, 5 और 2, 7 लोग रिक्ति हो गए पूरी तरीके से, यहाँ पर स्थान ही रिक्त हो गया पूरी तरीके से। तो अब इनमें से इनको हटा दीजिए, अब इनको हटाकर अब बचे कितने? तो 536 बचे। अब 536/2 अगर करते हैं यहाँ पर, 536/2 तो कितना आता है? 268 प्लस 1, यहाँ पर 269 आता है।
अगर यहाँ पर 269 आता है तो इसे प्रभावी बहुमत कहते हैं। अगर मानकर चलिए 269 आएगा तभी प्रभावी बहुमत कहेंगे यहाँ पर। तो समझिए कि यहाँ पर प्रभावी बहुमत के लिए कम से कम मतलब सारे सदस्यों को वहाँ पर मौजूद रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस ये डाटा देखकर आप लोग समझ रहे होंगे पूरी तरीके से। अब इसका प्रयोग मानकर चलिए कहाँ कहाँ पर होता है। अगर कहा जाए कि इसका प्रयोग अगर इस प्रकार का अगर क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रभाव रखता है, बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हर समय इस प्रकार से सदस्य तो रहते नहीं होंगे मौजूद वहाँ पर सदन में। तो इस प्रकार की स्थितियाँ कब पैदा होती होंगी और इस प्रकार का बहुमत का प्रयोग कब प्रयोग किया जाता होगा इस प्रकार का। तो इस प्रकार के बहुमत का प्रयोग 8 जगह मुख्य रूप से किया जाता है। एक तो मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा में सभापति होते हैं और उप सभापति होते हैं। उसी प्रकार आप विधानमंडल को देख सकते हैं। विधानमंडल में विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है। अब यहाँ पर विधानसभा होता है और यहाँ पर विधान परिषद होता है। तो विधानसभा में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है और विधान परिषद में सभापति और उप सभापति होता है। अब इन 8 लोगों के पद मुक्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, हटाने के लिए मतलब इसका प्रयोग किया जाता है। सोच लीजिए यहाँ पर अब ये कितने बड़ी बड़ी चीज़ें हैं कि इनको हटाने के लिए मतलब अगर लोकसभा के स्पीकर को हटाना है तो प्रभावी बहुमत चाहिए, लोकसभा के उपाध्यक्ष को हटाना है तो प्रभावी बहुमत चाहिए, राज्यसभा के सभापति को हटाना है तो प्रभावी बहुमत चाहिए, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है तो प्रभावी बहुमत चाहिए। इवन विधानसभा के आपके अध्यक्ष को भी हटाना अगर है तो मानकर चलिए यहाँ पर प्रभावी बहुमत ही चाहिए। तो आप समझ रहे होंगे कि प्रभावी बहुमत यहाँ पर इसका प्रयोग होता है, यानी कि इन 8 जगह तो इसका प्रयोग प्रमुख रूप से प्रमुखतः यहाँ पर इसका प्रयोग होता ही होता है भैया, और कुछ नहीं इसके बारे में जानना था। अब चलिए आगे फिर देखते हैं। अब आगे मानकर चलिए यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर अब विशेष बहुमत आता है। विशेष बहुमत बहुत ज़रूरी बात होती है। विशेष बहुमत के बारे में अगर बात करें तो विशेष बहुमत बहुत ज़रूरी बात होती है यहाँ पर। और विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? 2/3 बहुमत। यहाँ पर 2/3 बहुमत का मतलब क्या होता है? मान लीजिए उपस्थित कितने हैं यहाँ पर, मान लीजिए उपस्थित 180 हैं। 180 का 2/3 कितना होता है? 180 का 2/3 120 होता है। तो 120 हो गया यहाँ पर, ये इसे हम विशेष बहुमत कह देते हैं। लेकिन ये विशेष बहुमत भी मतलब 3 प्रकार का होता है। मानकर चलिए ये भी एक प्रकार का नहीं होता है कि बस विशेष बहुमत हो गया 2/3, हमने उपस्थित मतदान करने वालों का हमने 2/3 निकाल दिया ना तो हमने उपस्थित कह दिया। नहीं, ये भी 2/3 होता है। ये भी कहीं ना कहीं मतलब ये भी 2/3 मैं बोल रहा हूँ, ये भी 3 प्रकार का होता है। सोचिए अब ये 3 प्रकार का होता है। तो फर्स्ट टाइप में देखते हैं पहले। तो फर्स्ट टाइप में क्या होता है यहाँ पर? तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत ये फर्स्ट टाइप में आता है। जहाँ पर क्या है, मान लीजिए लोकसभा है, लोकसभा में उपस्थित कितने हैं? 200, और मतदान कितने कर रहे हैं? 180। तो 180 का 2/3 कितना होता है? 120। तो ये पूरा ये फर्स्ट टाइप में आता है कि उपस्थित हैं और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। ये हो गया इसका पूरा का पूरा फर्स्ट टाइप में आता है। और इसका प्रयोग दिमाग में रखना, ये हमेशा क्वेश्चन ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में दिखाई दे सकता है। मैं देखो क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा आपको, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा ही कुछ बेवकूफ़ी वाला पढ़ा दूंगा, ये कुछ नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर इसका प्रयोग लगभग मान कर चलिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो इसका प्रयोग अगर देखा जाए तो यहाँ पर 249 में और 312 में इसका प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। फर्स्ट टाइप का बहुत अच्छे तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। जब भी आप सोचेंगे यहाँ पर ना तो फर्स्ट टाइप का बहुमत का प्रयोग यहाँ पर, फर्स्ट टाइप मेजोरिटी का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अब यहाँ आता है आपका सेकेंड टाइप। अब सेकेंड टाइप पे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। अब सेकेंड टाइम पे क्या होता है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो। इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पर देख लीजिए कि मान लीजिए लोकसभा में कुल सदस्य संख्या कितने हैं? 543। 543 का आप आधा करिए, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कुल के आधे से मतलब यहाँ पर कम ना हो। तो कुल के आधा पहले निकाल लेते हैं कि कुल का आधा मतलब क्या होता है। तो 200 मान लीजिए 271.5 है। तो 271.5 को मैंने कहा कि 0.1 0.2 0.3 इस प्रकार से बढ़ते चले जाओगे। 0.05 आया तो हम अगली वाली संख्या ले लेते हैं। तो हम 272 हमने ले लिया। तो 272 से क्या होना चाहिए? 272 से ज़्यादा होना चाहिए ये सेकेंड टाइप वाला। 272 से जब मेजोरिटी लाओगे ना तो 272 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी होगा आपका। 272 से आपका ज़्यादा होना चाहिए आपका।
तो अब यहाँ पर आएगा ये। तो यहाँ पर हो गया पूरा का पूरा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए आपको कैग को ही हटाना है। कैग आप लोग जानते हो 148 में दिया गया है, आर्टिकल 148 में कैग बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक पद के तौर पर इन्हें देखा जाता है, कैग को। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए इनको हटाने के बारे में अगर बात चल रही है, अगर मान लीजिए इनको हटाना है तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करेंगे? उपस्थित है कितने? 200। मतदान कितने कर रहे हैं? 180। 180 का 2/3 कितना होता है? 120। चलिए भैया 120 हो गया। अब 120 तो हमारा आया, तो क्या कैग कैग अब हटेंगे कि नहीं हटेंगे देखते हैं। हमारा 120 तो आया है, लेकिन यहाँ पर अब देखते हैं कि मान लीजिए 120 यहाँ पर, मान लीजिए 120 यहाँ पर 120 हो गए। तो अगर और यहाँ पर 272 पूरा का पूरा, यहाँ पर 272 हैं। समझ रहे हो ना आप कि यहाँ पर पूरा का पूरा अपना 272 हैं। अब जो यहाँ पर आपके 272 है ना, तो यहाँ देखिए कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो, मान लीजिए हम बात कर रहे थे कैग को हटाने के बारे में बात कर रहे थे, तो कैग को हटाना है तो मान लीजिए यहाँ पर लोकसभा का हमने निकाला पूरा का पूरा आधा आधा कितना होता है, तो 272 हमने दिखाया। 272 आपको सीटें जितनी होंगी। क्लियर यहाँ पर। और हमने देखा यहाँ पर कि कैग को हटाना है। अगर कैग को हटाना है तो मान लीजिए उपस्थित कितने? 200। 200 में से कितने ने मतदान किया? 180 ने। 180 का 2/3 कितना होता है? 120 होता है। इतना समझ में आता है? बिल्कुल आता है। तो इतना समझने के बाद यहाँ पर अब देखिए कि मान कर चलिए यहाँ पर 120 हैं, तो यहाँ पर 120 से ज़्यादा, यहाँ पर मान लीजिए 180 लोगों ने मतदान किया था। हमने देखा यहाँ पर दिमाग देना होगा कि 180 लोगों ने मतदान किया था भैया। अब यहाँ पर 180 लोगों ने यहाँ पर मतदान, यहाँ पर 180 लोगों ने किया था ना, 180 लोगों ने मतदान किया था, तो यहाँ पर 130 लोगों ने हो सकता है यस मतदान किया हो, और 50 लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि नहीं में मत डाल दिया, नो। तो यस में कितने डाला? 130 ने यस में वोट डाला, और नो में कितने डाला? 50 ने। लेकिन 130 यहीं पर हो गया कि 130 है और यहाँ पर ये 272 है, लेकिन हमने क्या कहा कि कुल के आधे से कम ना हो। तो कुल का आधा तो हमारा 272 है भैया। तो कैग को हटाने के लिए और संख्या में यस करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे 130 से और 150 से काम नहीं चलने वाला है भैया। कैग को हटाना है ना, तो बड़ी संख्या में आपको आना होगा, तभी आप ऐसा सोच सकते हो। तो ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा आपको कि कैग को हटाना होता है इस प्रकार से, दूसरे प्रकार के बहुमत से। उसी प्रकार जज को अगर हटाना है तो उसी प्रकार से होता है, ये आप समझ सकते हो पूरी तरीके से। उस प्रकार से आप इसे भी समझ सकते हो कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर मुख्य रूप से होता है। तो इसका प्रयोग होता है, मान कर चलो, एक तो मान लीजिए यहाँ पर ये 4 दिखाई दे रहा है, इसे घोट कर पी जाना है कि यहाँ पर ये जो सेकेंड टाइप का बहुमत होता है ना, सिंपल, ये स्पेशल मेजोरिटी का सेकेंड टाइप यहाँ पर प्रयोग होता है। इसे पूरी तरीके से आपको घोट कर पी जाना है कि कैग को हटाने के लिए इसका प्रयोग होता है, चीफ इलेक्शनल कमिश्नर को हटाने में इसका प्रयोग होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को इवन हटाने में इसका प्रयोग होता है, और हाई कोर्ट के जज को हटाने में इसका प्रयोग होता है। कभी भी क्वेश्चन दाग सकता है, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में। तो यहाँ पर आपको दिमाग में रखना है कि नहीं, इनको हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल यहाँ पर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे बात की ओर। अब तीसरी बात है कि कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। अब कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत सोचिए। अब लोकसभा में कितने सदस्य संख्या है? 543। 543 का 2/3 निकाल कर देखिए 362 आया कि नहीं आया। अगर 362 यहाँ पर आया तो इसका प्रयोग केवल एक ही जगह होता है, मान कर चलिए, क्योंकि इस तरह का बहुमत भाई सोचो आर्टिकल 61 में इसका प्रयोग किया जाता है। और आर्टिकल 61 आप जानते हो किससे संबंधित है ना? राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है आर्टिकल 61। तो यहाँ पर पूरा पूरा इस प्रकार से हम मेजोरिटी के बारे में बात करते हैं कि सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, प्रभावी मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, उस प्रकार स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी का तीनों टाइप का मतलब क्या होता है, कहाँ कहाँ प्रयोग इसका किया जाता है, किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा आप समझ में आ गया होगा आपको, और एक बार और अच्छे से आप देख लेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको कोई घबराने की बात नहीं है, और कभी आपको ये परेशान अब नहीं करने वाला आगे जाकर। अब आगे हम करने वाले प्रियम्बल के बारे में कि प्रियम्बल का मतलब क्या होता है, प्रियम्बल आखिर कहाँ से आया, प्रियम्बल का मतलब क्या होता है हमारा, प्रियम्बल का मतलब क्या होता है, प्रियम्बल कहाँ से आया, ये सारा का सारा यहाँ पर हम करने वाले हैं। प्रियम्बल का मतलब क्या होता है, तो प्रियम्बल के बारे में यहाँ पर कहा गया कि संविधान के लिए एक भूमिका मुख की तरह है, जिसमें संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों, शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है।
तो यहाँ पर केवल इतनी बातें तो यहाँ पर लिखी गई कि संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों के बारे में, शासन जो हमारा शासन प्रणाली का जो स्वरूप है, किस प्रकार का हमारे शासन प्रणाली का स्वरूप होता है, उस प्रकार का वहाँ यहाँ इस प्रकार से वर्णन किया गया है। और कहीं ना कहीं संविधान के लागू होने की तिथि का वर्णन किया गया है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं कि यहाँ पर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। हर कोई जानता है, यहाँ पर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था और संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया और इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जगह दे दी गई। यद्यपि इसके लिए उद्देशिका शब्द का प्रयोग किया गया था। देखो, उद्देश्य प्रस्ताव से निकला है तो इसीलिए हम उद्देशिका कहते हैं। अगर ये उद्देश्य प्रस्ताव से नहीं निकलता ना तो हम इसे उद्देशिका नहीं कहते, लेकिन ये उद्देश्य प्रस्ताव से निकले इसलिए हम उद्देशिका कह देते हैं कि नहीं, यही उद्देश्य प्रस्ताव से निकला इसीलिए हम उद्देशिका कह देते हैं इसे उद्देशिका। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि उद्देशिका का मतलब क्या होता है, तो यही प्रस्तावना ही उद्देशिका हम कह देते हैं। प्रेम्बल को ही उद्देशिका कह दिया जाता है और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं। अब आगे आती है कि इसमें प्रस्तावना में मुख्य मुख्य बातें क्या होती है। देखिए, यहाँ पर आपको ये दिमाग में लाना होगा कि इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं भैया। यहाँ पर इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं जिसको आपको दिमाग में लाना होगा, जिसको आपको समझना होगा। यहाँ पर क्या क्या मुख्य बातें हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रस्तावना की कुछ मुख्य बातें जैसे कि सत्ता का स्रोत कहाँ से है, सत्ता का स्रोत कहाँ से, किसको हम मानते हैं, सत्ता का हमारे यहाँ स्वरूप किस प्रकार का है, सत्ता का रूप किस प्रकार का आपको दिखाई देता है। रूप का मतलब क्या होता है कि किस प्रकार से माहौल है यहाँ पर, क्या दिखाई देता है, मतलब किस प्रकार से, तानाशाही तो कहीं नहीं दिखाई देता है, मतलब किस प्रकार से आपको दिखाई देता है रूप, हमारे शासन करने का रूप किस प्रकार का दिखाई देता है, हमारा जो सत्ता है, शक्ति हमारे पास जो है किस प्रकार का उसका रूप है, कैसा रूप है। और वो भी देखते हैं कि सत्ता का उद्देश्य क्या होता है। अब सत्ता हमारे पास है तो उसका उद्देश्य भी तो होता है ना। तो सत्ता का उद्देश्य का मतलब क्या होता है, और सत्ता का उद्देश्य का मतलब मान लीजिए हमारे पास कोई शक्ति है तो उसका कुछ उद्देश्य भी तो होना चाहिए। अगर हमारे पास शक्ति है बहुत ज़्यादा, उसका उद्देश्य अगर नहीं है, उद्देश्य विहीन अगर शक्ति है तो उसका मतलब ही क्या है। तो हमारे पास शक्ति है तो उसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करेंगे और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके बारे में ही यहाँ पर जानना है। तो सत्ता का स्रोत है जनता, हर कोई जानता है। और लोक प्रभुता, ये रूसो ने दिया था लोक प्रभुता का सिद्धांत। तो सत्ता का स्रोत हर कोई जानता है कि हमारे यहाँ जनता सत्ता का स्रोत है। ओके जी, इतना समझ में आया। उसके बाद सत्ता के स्वरूप के बारे में बात करते हैं। तो सत्ता का स्वरूप के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर हर कोई जानता है कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं, यानी कि सोवरन कंट्री हैं, समाजवादी हैं, पंथ निरपेक्ष हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य हैं पूरी तरीके से। तो इन सारी चीज़ों की परिभाषा हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में, लेकिन फिर भी यहाँ पर बस समझ लिए किस प्रकार का हमारे यहाँ स्वरूप दिखाई देता है। और ये सारे की सारी प्रस्तावना की ये पूरी तरीके से मुख्य बातें में आती है, पूरी तरीके से यहाँ पर मुख्य बातें आती है। यहाँ पर ये पूरी तरीके से मुख्य बातें हैं सत्ता की, यहाँ पर और कुछ नहीं है, पूरी तरीके से मुख्य बातों के रूप में यहाँ पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर अगर इसके बारे में अगर बात करें हम कि यहाँ पर सत्ता का स्रोत हमने देख ही लिया, उसके बाद हमने सत्ता का स्वरूप यहाँ पर देख ही लिया, उसके बाद हमने सत्ता का उद्देश्य यहाँ पर देख ही लिया। अब सत्ता का उद्देश्य थोड़ा सा नहीं हमने देखा, सत्ता का उद्देश्य थोड़ा देख लेते हैं कि न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। कल हम अच्छे तरीके से देखने वाले हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर कैसे एकता है, बंधुत्व है, पूरी तरीके से यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पर प्रस्तावना में दी गई है कि किस प्रकार से हमारा संविधान दिखाई देता है, किस प्रकार से इसका स्वरूप है, शक्ति का मतलब क्या होता है, सत्ता का मतलब क्या होता है, और सत्ता कहाँ से आती है, सत्ता का मतलब कहाँ से आ रही है। सत्ता ऐसा तो नहीं है कि सत्ता भगवान ने बना दिया है, फिर सत्ता बोले भगवान ही वाली बात करें, नहीं, हमने सत्ता बनाया और सत्ता जनता से आ रही है, सत्ता जनता से आ रही है। और हम आप लोगों ने मिलकर ही संविधान को हमने शक्ति दे दी है कि लो तुम हमारे ऊपर शासन कर सकते हो, तुम हमारे ऊपर शासन कर सकते हो। और तुम्हारे में जो संशोधन करने वाला है, सॉरी, जो तुम में संशोधन करने वाला है वो क्या होने वाला है, वो पार्लियामेंट में बैठेगा और हम उसे चुन कर भेजेंगे। आगे इस पर विवाद हुआ है कि मतलब जो प्रथम वहाँ पर प्रथम बार जब संविधान संशोधन किया, प्रथम बार जब बनाया गया संविधान, तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर आलोचना करी गई थी कि यहाँ पर केवल यहाँ पर वोटिंग राइट सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार पर आधारित नहीं था, शिक्षित और यहाँ पर केवल धनी वर्ग के ही लोग यहाँ पर वोट दे सकते थे। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर
हमारा जो हमारे पूरी तरीके से संविधान जो है ये लोक प्रभुता पर आधारित है। तो कई लोग कहते हैं, कई लोग नहीं कहते इसके बारे में, लेकिन फिर भी हम आगे इस डिटेल को देखेंगे और इसे रिसॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा का पूरा जो यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया जाता है इसको, तो यहाँ पर इसका एक व्यवहारिक पक्ष क्या होता है और हम किस प्रकार से यहाँ पर आंसर इसके करने वाले हैं, किस प्रकार से यहाँ पर सोचने वाले हैं। तो यहाँ पर तो बस इतना ही, इसके बारे में बस इतना ही मैं यहाँ पर रखूँगा। और यहाँ पर हो सकता है मुझे टेक्निकल उतना जानकारी है नहीं, तो मैं बस मुझे जितना आता है और जितना टेक्निकल मुझे आता है उतना ही मैं यहाँ पर उससे ही मैं रिकॉर्ड करके बस आप लोगों को तक बात कन्वे कर रहा हूँ। नहीं तो बहुत सारा मुझे नहीं आता एडिट करना, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं आती है। तो चलिए अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या आगे सीखेंगे, क्या आगे देखेंगे यहाँ पर।